नमस्कार, स्वागत है आपका इस नई चर्चा में। आज हम इतिहास के एक ऐसे खामोश युद्ध की बात करने वाले हैं जिसने 1971 की पूरी कहानी बदलकर रख दी। सोचिए जरा, 15 अगस्त 1971 की आधी रात, चटगांव बंदरगाह पर बिल्कुल सन्नाटा है। पाकिस्तानी सेना अपनी जीत के जश्न में पूरी तरह डूबी हुई है। लेकिन अचानक वहां एक ऐसी तबाही मचती है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बिना किसी शोर के एक भयंकर खामोश धमाका। अब यहाँ एक बेहद हैरान करने वाला सवाल उठता है, आखिर 45 कड़ी सुरक्षा वाले बड़े जहाज एक ही रात में बिना किसी हवाई हमले या पनडुब्बी के कैसे डूब गए? मतलब सोचिए, बंदरगाह पर रडार्स लगातार घूम रहे हैं, पहरेदार बड़ी बड़ी मशीन गन्स के साथ बिल्कुल तैयार हैं, आसमान बिल्कुल साफ है और पानी के नीचे कोई पनडुब्बी भी नहीं है। फिर भी ये विशालकाय लोहे के जहाज ताश के पत्तों की तरह पानी में बिखर गए। ये सच में किसी लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा था जिसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। भाग 1, चटगांव बंदरगाह का रहस्य। तो चलिए सीधे चलते हैं 15 अगस्त की उस रात जब अचानक धमाके शुरू हुए। तो वहां ऐसी अफरा तफरी मची कि क्या बताएं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने आसमान की तरफ आग उगलना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि पक्का कोई हवाई हमला हुआ है। लेकिन ऊपर तो कुछ था ही नहीं, आसमान बिल्कुल खाली था। भाग 2, संकट और एक योजना। अब इस धमाकेदार रात के पीछे का असली सच समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलते हैं मार्च 1971 में, जब इस पूरे संकट और इसकी शुरुआत की नींव रखी गई थी। हुआ ये था कि मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ और स्थिति बिल्कुल हाथ से निकल गई। इस सैनिक कार्यवाही की वजह से एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया। लाखों लोग सीमा पार करके अचानक आने लगे थे। जाहिर है, इससे अर्थव्यवस्था पर एक भारी दबाव पड़ा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जनरल सैम मानेकशॉ के सामने अचानक से एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई थी जिसे जल्द से जल्द हल करना बेहद जरूरी था। संकट तो बड़ा था, लेकिन एक बहुत बड़ी दुविधा थी। खुले तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं की जा सकती थी और हमारी नौसेना भी सामने से आकर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्हें रोकने का बस एक ही तरीका था, समुद्र के रास्ते आने वाली उनकी हथियार और राशन की सप्लाई लाइंस को किसी तरह काटना। अब बिना सेना के ये कैसे हो? इसके लिए एक ऐसी फोर्स की जरूरत थी जो सेना का हिस्सा हो ही ना, यानी कि बिल्कुल आम लोग। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां नेवल इंटेलिजेंस ने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में असंभव लगती है। उन्होंने जिसे चुना वो थे मुक्ति बाहिनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें छात्र, किसान और मछुआरे शामिल थे। इनमें पहले का कोई भी सैन्य अनुशासन नहीं था, जीरो। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने घर को वापस पाने की आग आगे बढ़ा रही थी। कमांडर एमएन समंत को इन आम नागरिकों को एक ऐसे भयंकर ऑपरेशन के लिए तैयार करने की भारी जिम्मेदारी सौंपी गई। भाग 3, बागी और कैंप प्लासी। अब सोचिए, एक ऐसी भीड़ जिसने कभी बंदूक नहीं पकड़ी, उन्हें मौत के समंदर में उतारने के लिए एक बेहद मजबूत नेतृत्व की जरूरत तो पड़ेगी ही। आइए देखते हैं कि आखिर हुआ कैसे। ये पूरी घटना किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। फ्रांस के टूलों शहर में पीएनएस मंगरू नाम की एक पनडुब्बी खड़ी थी। वहां से 8 बंगाली अफसरों ने, जिन्हें दी एयर सबमरीनर्स कहा गया, अचानक बगावत कर दी। इनमें AW चौधरी भी शामिल थे। अपनी जान पूरी तरह जोखिम में डालकर ये लोग छिपते छुपाते भारत पहुंचे। यही वो ट्रेनर्स थे जो पाकिस्तानी नौसेना की कमजोरियों और उनके जहाज़ों को अंदर बाहर से जानते थे, एकदम मास्टरमाइंड्स। फिर इन्हीं अफसरों के नेतृत्व में 1971 में भागीरथी नदी के किनारे कैंप प्लासी बनाया गया। इस गुप्त कैंप में करीब 400 से 500 युवाओं की ऐसी कठोर ट्रेनिंग हुई ना, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इन्हें सिखाया गया कि घने, अंधेरे और बर्फीले ठंडे पानी में सिर्फ एक पतली सी पाइप से सांस लेते हुए घंटों तक कैसे तैरना है। ये कोई आम स्विमिंग नहीं थी, ये पानी के अंदर जिंदा रहने और इस असंभव मिशन को पूरा करने की एक कला थी। भाग 4, लिम्पिट माइन में महारत। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि इस पूरे मिशन का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एक हथियार पर टिका था। आइए इस घातक हथियार की मैकेनिक्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये है लिम्पिट माइन, और सच कहूं तो इसकी तकनीक सच में डरावनी है। पहले स्टेप में इस भारी चुंबकीय माइन को जहाज के लोहे की सतह पर पूरी ताकत से चिपकाना होता है। दूसरे स्टेप में एक सेफ्टी पिन खींची जाती है जिससे अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। पर सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? पानी के तापमान के हिसाब से ये धमाका 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच कभी भी हो सकता था।
एक मामूली सी गलती और ये माइन उन कमांडोज की ही पुर्जे उड़ा सकती थी। इसमें गलती की रत्ती भर गुंजाइश नहीं थी। एक बार इन दोनों के ताकत के बीच का अंतर तो देखिए। एक तरफ एक विशालकाय सैनिक ताकत है जिसके पास आधुनिक रडार्स, बड़ी बड़ी तोपें और विशाल लोहे के कार्गो जहाज हैं, और दूसरी तरफ हमारी मुक्ति वाहिनी जिनके पास बचाव के नाम पर क्या है? शरीर पर लगा हुआ थोड़ा सा ग्रीस, हथियार के नाम पर एक खंजर, पैरों में रबर के फिन्स और वही मैग्नेटिक माइंस। इन दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर भी ये एक ऐसी जंग थी जिसे हर हाल में जीतना ही था। भाग 5, रेडियो सिग्नल और हमला। तो देखते ही देखते अगस्त 1971 आ चुका था और ये आम से दिखने वाले कमांडोज 4 अलग अलग बंदरगाहों पर छुप चुके थे। एक्शन का वक्त बस आने ही वाला था। ये आखिरी 48 घंटे किसी भी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं थे। कमांडोज अपने निशाने के बिल्कुल पास थे, पर उन्हें फाइनल आदेश का बेसब्री से इंतजार था। 13 अगस्त को पहला गाना रेडियो पर बजा, फिर 14 अगस्त को दूसरा गाना आया, फिर आधी रात को बिना एक भी आवाज किए ये कमांडोज उस बर्फीले पानी में उतरे और ठीक 1:45 पर चटगांव में सबसे पहला दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। वैसे इस पूरे ऑपरेशन की जासूसी तकनीक पर ध्यान दीजिए, बेहद शानदार। बिना वॉकी टॉकी के संदेश कैसे भेजा जाए, इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो का सहारा लिया गया। पंकज मुल्लिक के मशहूर गानों को एक सीक्रेट कोड बना दिया गया। पहले गाने का मतलब था स्टैंड बाय, यानी 24 घंटे के अंदर हमला करना है, बिल्कुल तैयार रहो। और दूसरे गाने का सीधा मतलब था अटैक, आज रात निकल पड़ो। दुश्मन की सेना इन आम से सुनने वाले गानों के पीछे छुपे इस मौत के पैगाम को कभी समझ ही नहीं सकी। आधी रात का ये घुसपैठ वाला सफर सच में किसी भयंकर सपने जैसा था। पानी की सतह के ठीक नीचे मीलों तक लगातार तैरना, घुप अंधेरी में सिर्फ एक पतली नली के जरिए सांस लेना, ऊपर घूमती हुई दुश्मन की सर्च लाइट्स और गश्ती नौकाओं से बचना। अगर पानी की सतह पर एक छोटा सा बुलबुला भी ऊपर आता ना, तो उसका सीधा सा नतीजा था मौत। ठंड और पकड़े जाने से बचने के लिए शरीर पर जो ग्रीस लगा था, बस वही उनका अकेला कवच था। भाग 6, खामोश युद्ध की विरासत। उन सभी नामुमकिन सी चुनौतियों को पार करने के बाद जब आधी रात 1:45 पर धमाके शुरू हुए, तब चटगांव से लेकर नारायणगंज तक सब कुछ धुआं हो गया। चलिए इस ऐतिहासिक घटना के थोड़े परिणामों पर नजर डालते हैं। 45 ये आंकड़ा याद रखिएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही रात में उन आम से कमांडोज द्वारा इतने विशाल स्टील के जहाज या तो डुबा दिए गए या पूरी तरह तबाह कर दिए गए। इतिहास में ये एक रात में की गई सबसे तबाहकुन सैबोटाज की घटना थी, बिल्कुल अनबिलीवेबल। और उस तबाही का एक और बहुत बड़ा पहलू ये था, 1 लाख टन, जी हाँ 1 लाख टन हथियार, गोला बारूद और राशन पानी के अंदर हमेशा के लिए डूब गया। इस एक झटके ने उनकी लॉजिस्टिक ताकत और उनकी सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इस हमले का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक असर ये निकला कि सेना अंदर से हिल गई। जब उन्हें पता चला कि ये सब बिना किसी बड़ी हवाई या नौसेना हमले के हुआ है, तो उन्हें समझ आ गया कि खतरा अब कहीं से भी आ सकता है, पानी से, जमीन से या हवा से। इसने एक बात तो साबित कर दी कि अगर आम लोग मिल जाएं, तो वो किसी भी ताकतवर और घमंडी फौज का गुरूर मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु ये निकल कर आता है कि आगे चलकर जो हुआ उसकी नींव यही छोटा सा ऑपरेशन था। 16 दिसंबर 1971 को जब उन 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया ना, तो उस जीत की राह इन्हीं खामोश और हिम्मती गोताखोरों ने तैयार की थी। उन्होंने युद्ध पूरी तरह शुरू होने से पहले ही विरोधी सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास अक्सर इन गुमनाम नायकों को भुला देता है। कैप्टन M.N. समांत, कैप्टन मिहिर रॉय, वो 8 सबमरीनर्स जिन्होंने बगावत की, और वो 500 से ज्यादा अज्ञात युवा, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना किसी वर्दी के, बिना किसी मेडल की चाहत के अपनी जान जोखिम में डाल दी। आज की आधुनिक बांग्लादेश नौसेना की शुरुआत दरअसल इन्हीं नायकों के बलिदान की वजह से हुई थी। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल जहन में आता है, क्या इतिहास के इन पन्नों में ऐसे और भी गुप्त और खामोश ऑपरेशंस छिपे हैं जिन्हें हम आज तक नहीं जानते? और आखिर एक आम इंसान के अंदर ऐसी कौन सी आग होती है जो उसे युद्ध के उन काले, बर्फीले और अंधेरे पानियों में अपना सब कुछ जोखिम में डालने का हौसला देती है? ये साहस और ये बलिदान सच में हमेशा याद रखने लायक है।
आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।